नमस्कार। पॉलिटी में लास्ट अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी व्यवस्था संविधान के भाग 10 अनुसूची 5 और 6 और अनुच्छेद 244 में की गई है। इसके संवैधानिक पृष्ठभूमि को समझें तो इसमें 244 को जब पढ़ते हैं तो बात करता है अनुच्छेद में प्रावधान है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं। 244 के क्लॉज फर्स्ट को पढ़ेंगे तो 5वीं अनुसूची की बात करता है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक उपबंध से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसमें 4 राज्य शामिल नहीं होंगे: असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। जब 244 के क्लॉज 2 को पढ़ते हैं तो इसमें 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान है या जनजातीय क्षेत्र जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आता है, इसके प्रशासन से संबंधित उपबंध है। मतलब जिसको अनुच्छेद 244 क्लॉज 1 में रोका गया था उसके लिए व्यवस्था अनुच्छेद 244 2 में की गई है। तो अनुसूची 5 और 6 में अंतर क्या है कि अनुसूची 5 बात करती है भारत के ऐसे राज्यों के जिनमें अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो 10 राज्य हैं। इनमें कौन नहीं होगा, कौन कौन से होंगे हमने ये भी पढ़ा था, और कौन नहीं होगा ये भी पढ़ा था। इसमें कौन कौन से होंगे उसमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस तरह के 10 राज्य हैं। इसमें कौन शामिल नहीं होगा? असम नहीं होगा शामिल, त्रिपुरा नहीं होगा, मिजोरम होगा नहीं होगा और मेघालय। ये 4 राज्य इसमें शामिल नहीं होंगे। अनुसूची 5 की बात कर रहा हूं मैं। इनके प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं। अनुसूची 6 की बात करते हैं तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। जो राज्य अनुसूची 5 से बाहर कर दिए गए थे उन्हें अनुसूची 6 में ले लिया गया है, क्योंकि इनमें जो जनजातियां हैं वो अनुसूचित क्षेत्रों में आने वाली अन्य जनजातियों से अलग है। जो 4 राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, तो इनके लिए विशेष उपबंध हैं। और जो अन्य अनुसूचित क्षेत्र हैं जो भारत के 10 राज्य हैं उनके लिए अलग अनुबंध हैं। तो हमने जहाँ रोका था क्लास वहाँ से शुरू करते हैं। हम अनुसूची 5 के जो प्रशासनिक उपबंध हैं उनको पढ़ रहे थे, और इसमें सबसे पहला जो हमने फैक्ट या हेडिंग पढ़ा था वो था अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा। इससे पहले एक बात, 2 शब्द लिखना चाहूँगा मैं अनुच्छेद 244 के संदर्भ में, तो पहले उसको लिख लेते हैं। हेडिंग लगाएंगे अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 में प्रावधान क्या है? इसमें है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। उपबंध। अब ये जो 244 है इसको 2 भागों में पढ़ा जाएगा। इसका सबसे पहला जो पार्ट है वो आर्टिकल 244 क्लोज फर्स्ट। और ये क्या कहता है? ये कहता नहीं है, इसमें प्रावधान है। इसमें प्रावधान है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों, किसको छोड़कर? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं।
ठीक है, इसमें 4 राज्य छोड़ दिए गए हैं। अनुच्छेद 244 ए की बात करता है। उसके बाद अनुच्छेद 244 क्लॉज 2, इसका दूसरा भाग अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, ये आर्टिकल 244 क्लॉज 2 है और इसमें लिखा गया है कि अनुसूची 6 में शेड्यूल 6 आने वाले जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों, अब जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से राज्य के इसमें लिए गए हैं? इसमें असम के लिए गए हैं, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं। इन दोनों 3 अनुच्छेद को पढ़ लेना। 244 को पढ़ते हैं, बात करता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध की। और अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र क्या है? किसी राज्य का वो हिस्सा या ऐसी आबादी जो आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक रूप से पिछड़ी हुई हो। भौगोलिक रूप से भी पिछड़ाव होता है, केवल आर्थिक पिछड़ापन नहीं है, पिछड़ेपन बहुत तरह के होते हैं। ये जो लोग हैं ये मुख्य धारा से हटे हुए लोग हैं। हम मुख्य धारा का मतलब मैं क्या समझाऊं, जैसे हम सब लोग हैं, तकनीकी ज्ञान रखते हैं, चिकित्सकीय ज्ञान रखते हैं, और मतलब जो जो हमें अपने लिए उपयोगी है उन सब का निर्माण कर लेते हैं, प्रयास करते हैं, कुछ नवाचार की तरफ चलते हैं। जो हमारे बड़े पूर्वज थे, जो परंपराएं थी, जो अहिंसक परंपराएं थी, मतलब जिससे शोषण होता था, उन्हें हमने छोड़ दिया, या तो बल से छुड़वा दिया गया हमसे, या हमने स्वभावतः अपना आप ही छोड़ दिया। 2 तरह से कोई चीज होती है, या तो बलपूर्वक करा ली जाए, या आदमी खुद स्वीकार कर ले, कोई व्यक्ति स्वीकार कर ले, गलत को गलत समझा और छोड़ दिया। तो अब यहाँ जो है, जो जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली जो जातियां हैं, जो आबादी है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, जो सामान्य बस्ती से बहुत दूर है, उनका अलग एक संस्कृति है। तो उन संस्कृति को वो बनाए रखना चाहते हैं, वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो सरकार उनके लिए विशेष उपबंध करती है और केंद्र सरकार की अधिक जिम्मेदारी हो जाती है ऐसे क्षेत्रों के लिए। हम लोग क्या है, हमें कोई कानून बनाया गया, कानून के अनुरूप हम ढल जाएंगे, लेकिन इन लोगों की अपनी संस्कृति है तो ये नहीं ढलेंगे। तो अगर कानून वहाँ बनाना भी है तो इनकी संस्कृति के अनुरूप, जैसे मैं कल बात कर भी रहा था, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र वो होंगे। ठीक है, इसको 2 भागों में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 244 क्लोज फर्स्ट पढ़ा जाएगा, अनुसूची 5 की बात करता है। और अनुसूची 5 में भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। इनमें 4 राज्य नहीं आएंगे इन 10 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित उपबंध इसमें होगा। आर्टिकल 244 क्लोज 2 अनुसूची 6 की बात करता है। जिन राज्यों को 5वीं अनुसूची से बाहर कर दिया गया था, उन राज्यों को एक्सेप्ट करता है ये उसके लिए विशेष, उसके लिए प्रावधान किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में रहने वाली जनजाति के प्रशासन से संबंधित उपबंध आर्टिकल 244 क्लॉज 2 अनुसूची 6 बात करता है, मतलब प्रावधान है। इसमें आर्टिकल 244 ए और पढ़ेंगे, जो 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा जोड़ा गया। ये जो 22वां संविधान संशोधन है 1969, इसके द्वारा असम में से एक राज्य बनाया गया, मेघालय, और इसको बनाया जाता है अनुच्छेद 244 ए के तहत। आर्टिकल 244 ए
संसद को ये शक्ति देता है कि संसद असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों या अनुसूचित क्षेत्रों को एकत्र कर एक स्वायत्त राज्य के गठन की परमिशन दे सकती है या गठन कर सकती है। तो उसी के तहत मेघालय का गठन हुआ था। तो 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा अनुच्छेद 244 ए को जोड़ा गया और असम से एक नए राज्य मेघालय का गठन किया गया। याद रखना है ना। नेक्स्ट आर्टिकल 244 ए। जैसा कि अभी पढ़ रहे थे 244 ए में क्या है, असम में जो जनजातीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों को एकत्र कर एक स्वायत्तपूर्ण राज्य या स्वायत्त राज्य का गठन का उपबंध है। किसमें? 244 ए में। वेरी गुड। 244 ए 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा जोड़ा गया और इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा असम में से मेघालय राज्य का गठन किया गया। मतलब जो मेघालय है आज वो कभी असम हुआ करता था। तो 22वें संविधान संशोधन ने मेघालय राज्य गठन कर दिया और इसके द्वारा एक संविधान संशोधन भी जुड़ा 244 ए। ये कहता है, इसमें क्या उपबंध है? संसद को असम के जनजाति क्षेत्रों को एकत्र कर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, संसद को असम में से ये असम के जनजातीय क्षेत्रों को एकत्र कर एक अलग स्वायत्त राज्य के गठन की शक्ति होगी और इस शक्ति का प्रयोग किया भी है संसद ने। असम में से मेघालय को निकाल दिया। तो अनुच्छेद 244 को भी याद रखना, 244 ए को याद रखना। नेक्स्ट, अब 5वीं अनुसूची के प्रशासनिक उपबंध पढ़ते हैं जो हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, क्षेत्रों की घोषणा। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा। पांचवी अनुसूची में आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा, और अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा राष्ट्रपति करेंगे। हमने कल पढ़ भी लिया था, राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाएगी। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्र व राज्यों की कार्यकारी शक्ति तो हमारा दूसरा होगा केंद्र व राज्यों की कार्यकारी शक्ति। अब इसमें ये बात समझ लेने की है कि जिस राज्य में
अनुसूचित क्षेत्र आता है। इस राज्य में, ये कोई राज्य है, ये राजस्थान है। राजस्थान का ये वाला हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र वाला है। तो इस क्षेत्र की जिम्मेदारी विशेषकर केंद्र सरकार की है वैसे तो, लेकिन जो इस संपूर्ण राज्य पे, राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है, वो शक्तियां इन क्षेत्रों पे भी काम करेगी, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? राज्यों की कार्यकारी शक्ति। कैसे लिखें? ऐसे लिखें, राज्यों की कार्यकारी शक्ति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर भी होगी, अनुसूचित क्षेत्रों पर भी होगी। उसके बाद इसमें लिखेंगे कि ऐसे क्षेत्र, कौन से क्षेत्र? जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों को लेकर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होंगे। और जहां राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व है, जहां राज्यपाल है, वहीं तो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार का एक अधिकारी तो है, कौन? राज्यपाल। केंद्र सरकार के कहने पर ही काम करता है राज्यपाल किसी राज्य में। तो अगर दायित्व दिया गया है तो पीछे कौन खड़ा है? पीछे राष्ट्रपति खड़े हैं राज्यपाल के। और राष्ट्रपति के पीछे कौन है? मंत्री परिषद केंद्र सरकार की। तो ये जो है केंद्र सरकार के ही हैंडओवर चली गई विशेष उत्तरदायित्व। ठीक है। तो जो कार्यकारी शक्ति होगी, इसमें लिखना, इसमें एक बात और भी लिखना कि केंद्र सरकार ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित राज्य को निर्देश दे सकती है। ये समझ लेना कि जो अनुसूचित क्षेत्र है किसी राज्य में, राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है, ये बहुत सच बात है। तो इसमें जो प्रशासनिक कार्य है वो राज्य के द्वारा किए जाएंगे, लेकिन निर्देश कौन जारी कर रहा है? केंद्र सरकार। और इन क्षेत्रों पे राज्यपाल की नजर रहेगी, ये बात ध्यान रखना। नंबर नेक्स्ट। उसके बाद इसमें तीसरा प्रकार क्या है? जनजातीय सलाहकार परिषद। जो जनजातीय सलाहकार परिषद है, मतलब इसका हम सी पढ़ेंगे अभी। जनजातीय सलाहकार परिषद, इसमें क्या लिखेंगे? अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण के लिए, कल्याण या सहायता पहुंचाने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में जो आबादी रहती है उनको सहयोग करने के लिए, उनके कल्याण के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। और समिति 20 सदस्य होंगे। इस परिषद में 20 सदस्य होंगे। और इस बात को याद रखना कि जो 20 सदस्य हैं, इसका 20 में से 3/4 सदस्य
उस राज्य के विधानमंडल के ऐसे सदस्य जो जनजातीय आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, शामिल किए जाएंगे। फिर से समझो, जो जनजाति, जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होगा। इसका काम क्या होगा? अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का कल्याण, इनका सहयोग, प्रशासनिक सुविधाएं देना, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है या दी जानी चाहिए, ऐसी सलाह देना सरकारों को, इस परिषद का काम होगा। इस परिषद में 20 सदस्य होंगे। 20 के 3/4 सदस्य उस राज्य की विधानसभा के वो सदस्य होंगे जो जनजातीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है। इसमें एक बात और भी याद रखना कि ये जो परिषद है, ये केवल ऐसे क्षेत्रों के लिए ही जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं गठित की जा रही है, ऐसा नहीं है। ये उन क्षेत्रों में भी गठित की जा सकती है जहां अनुसूचित क्षेत्र तो नहीं है लेकिन जनजातीय अनुसूचित आबादी रहती है। ऐसी परिषद, ऐसे लिखेंगे, ऐसी परिषद का गठन वहां भी किया जा सकता है जहां जनजातीय या अनुसूचित आबादी रहती है। रहती हो, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति निर्देश देंगे। अब इसको साधारण भाषा में, आसान भाषा में समझो कि जो अनुसूचित क्षेत्र होता है, अनुसूचित क्षेत्र वो है जहां जनजातीय या अनुसूचित आबादी रहती है। ऐसे क्षेत्र को उसकी सघनता के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, घनत्व के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन भारत में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां जनजातीय आबादी रहती है लेकिन अभी उन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। तो ऐसी आबादी के लिए भी इस तरह की परिषद का गठन किया जा सकता है। इसके लिए निर्देश राष्ट्रपति देंगे। इसका नंबर लास्ट, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि, इसका डी हम पढ़ेंगे, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि। अभी सी था, अब डी है। अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि। अब इसमें एक बात समझना कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार की किसी विधि को ऐसे क्षेत्रों में लागू ना करना या कुछ परिवर्तनों के साथ अपवाद स्वरूप लागू करना राज्यपाल पर निर्भर करेगा। क्या समझना है कि अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है या राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है तो ये कानून ऐसे क्षेत्रों में, कैसे क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया जाना है
या इसको लागू नहीं किया जाना है, और लागू किया जाना है तो कुछ परिवर्तन के साथ किया जाना है, मतलब कुछ प्रावधान काट दिए जाएं। तो ये सारे जो निर्णय हैं ये राज्यपाल लेगा, लेकिन पीछे सलाह किसकी होगी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की सलाह अनिवार्य है, अनिवार्य होगी। ठीक है। उसके बाद ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो वार्षिक वेतन है, प्रतिवेतन है, वेतन नहीं, मतलब सूचनाएं जो हैं ऐसे क्षेत्रों के संबंध में प्रत्येक वर्ष सूचना राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी, अगर राष्ट्रपति ऐसा चाहते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि ऐसे क्षेत्रों, मतलब कैसे क्षेत्रों? अनुसूचित क्षेत्रों, ऐसे क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाएगा, यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहे। अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि भी अनुसूचित क्षेत्रों की संपूर्ण जानकारी प्रत्येक वर्ष मुझे दी जाए, तो ये ड्यूटी हो जाती है राज्यपाल की। राज्यपाल अवगत कराएगा ऐसे क्षेत्रों में चलने वाली प्रशासनिक क्रियाओं से, जो भी उपबंध लागू हैं, जो काम चल रहा है, वो सारी सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी राज्यपाल के द्वारा। फिर इसमें एक बात और भी याद रखना कि राज्यपाल जो अनुसूचित या जनजातीय सलाहकार परिषद थी, अभी जो हमने पढ़ी थी, उस परिषद से सलाह कर इन क्षेत्रों के नियमन संबंधित प्रावधान कर सकता है। जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित लोगों को जो भूमि आवंटन है उसका नियंत्रण कर सकता है, हस्तांतरण को सीमित कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है राज्यपाल। लेकिन इसमें भी पीछे सलाह किसकी होती है? राष्ट्रपति की। आज इसमें इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।